जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते हुए पूरे जोश के साथ अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। प्यारे बच्चों, आप सभी एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं। इस समय धैर्यपूर्वक मन पर नियंत्रण रखते हुए लगातार अपने तैयारी को बरकरार रखना होता है। आपके 2 साल का मेहनत, इतने दिनों में आप हजारों घंटे तैयारी किए हैं, पढ़े हैं, इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए हैं। तो बस ये लास्ट समय धैर्यपूर्वक अपने मन पे नियंत्रण रखते हुए तैयारी करना होता है। आपका जो 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें केवल आपके ज्ञान का ही परीक्षा नहीं होता है, आपके धैर्य का भी परीक्षा होता है। तो बच्चों, यही समय है वो जो अपने मन पे नियंत्रण रखते हुए धैर्यपूर्वक पूरे जोश के साथ आप में जो क्षमताएं हैं वो पूरे क्षमता के साथ अपने तैयारी को करना है। हम अपने पूरे कोशिश, पूरा जितना भी हमारे पास जो आपका जो भी ताकत है, पूरे ताकत पूरे जोश के साथ अपने तैयारी पर न्यौछावर कर दीजिए। क्योंकि बच्चों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कहा गया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं हासिल होता है ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं हासिल होता है ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए बच्चों, धैर्यपूर्वक अपने पूरे जोश के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बच्चों, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आज के क्लास में हम लोग आज के सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु का एक टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट। जैव अणु होता क्या है? तो जीवों में पाए जाने वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, ये सभी क्या हैं? जैव अणु हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जीवों में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आप लिख भी सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः जीवों में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, होता है सामान्य रूप से इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसमें कार्बन की संख्या को हम x मान लेते हैं और ये जल के अणुओं से मिलकर बना है, यानी H2O की जो संख्या होती है उसको हम y के रूप में रखते हैं। तो CxH2OY इसका कार्बोहाइड्रेट का मुख्य फार्मूला को ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहाँ पर, जैसे आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिए हैं और इस असाइनमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया है
कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण करें। तो कार्बोहाइड्रेट जीवों में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका रासायनिक सूत्र CxH2OY है। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, बच्चों कार्बोहाइड्रेट का यदि हम वर्गीकरण करें तो ये कितने अणुओं से मिलकर बना है, इसके आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड 3 भाग में है, जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड अब मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक। वैसे कार्बोहाइड्रेट डिफिनीशन हम लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे भी तो भी आप लिख सकते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक ही अणु से मिलकर बना होता है, अर्थात जिसे और छोटे अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता है। चूँकि एक ही अणु से बना हुआ है तो उसे और छोटे अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता है। मोनो का मतलब होता है एक, जो एक अणुओं से मिलकर बना है, जो एक अणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात जिससे और छोटे अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता है। और ऐसे तो ये कार्बन की संख्या के आधार पे कई प्रकार के हैं, लेकिन आप 2 को ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो 6 कार्बन वाले परमाणु हैं उसमें हेक्सोज, अगर 6 कार्बन है तो 6 के रूप में होता है। एक है ग्लूकोज, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, आप ध्यान रखिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बच्चों मोनोसेकेराइड के अंतर्गत हम देख रहे हैं, और ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज इन तीनों का फार्मूला C6H12O6 होता है। यानी कि जो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए इसको कहा जाता है हेक्सोज। यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों को हम विस्तृत भी जानेंगे, लेकिन ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज जो है तीनों का फार्मूला एक ही है। हाँ, इसमें क्रियात्मक समूह अलग होता है, संरचना अलग होगा, लेकिन सूत्र तीनों का एक ही है। तीनों में कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए इसको कहा गया है हेक्सोज। 3 है, इसको इसी क्रम में ध्यान रखिएगा। 1-2 बार आप शब्द को बोल सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। 5 कार्बन वाले भी मोनोसेकेराइड के अंतर्गत हैं, जैसे इसके अंतर्गत एक है राइबोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों का सूत्र C5H10O5 होता है। C5H10O5। अब देखिए, इस पर 5 कार्बन है, इस पे 6 था तो इसका नाम पड़ गया हेक्सोज, इस पे 5 कार्बन है तो इसका नाम है पेंटोज। इजीली आप ध्यान रख सकते हैं कि 6 कार्बन वाला हुआ तो हेक्सोज, 5 कार्बन वाला है तो पेंटोज। 6 कार्बन वाले में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, और 5 कार्बन वाले में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। तो ये थे मोनोसेकेराइड। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। दूसरा प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, एक तो हो गया मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड
किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 अणुओं, अब चूंकि एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये क्रम सामान्यतः देखा गया है, तो 2 से 6 ही अणु होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 10 हो सकते हैं। 2 से 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 से 10 है, लेकिन एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वहाँ पे 2 से 6 ऑप्शन है, तो उसी को करेंगे। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब 2 से 10 अणु से मिलकर बना है, तो इसमें 2 अणु से मिलकर जो बना होता है उसको आपको अध्ययन करना है। तो जो 2 अणुओं से मिलकर बना रहता है, इसी का एक उदाहरण के रूप में आपको अध्ययन करना है डाइसैकेराइड। उदाहरण के रूप में डाइसैकेराइड। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डाई का मतलब 2, यानी कि केवल जो 2 अणु से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड कौन कौन है, ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ध्यान रखना है। तो डाइसैकेराइड में आप एक शब्द जो 2 अणुओं से मिलकर बना है उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं, और इसके उदाहरण जो डाइसैकेराइड हैं, इनके उदाहरण अगर देखा जाए, उदाहरण ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, यही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। और उदाहरण के लिए एक ट्रिक रूप में आपको हम ऑप्शन, एक नाम दे रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। वो नाम है मांसल। सबसे आसानी से, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। अब जैसे यहाँ पर माँ पहला शब्द है, तो माँ से ध्यान रखिए माल्टोज, माँ से माल्टोज, स से सुक्रोज और ल से लैक्टोज। 3 है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। आइए तीनों कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो इसी के लिए शब्द है मांसल। क्यों इसी क्रम में जरूरी है, क्योंकि ये पूछ देता है कि माल्टोज किससे मिलकर बना है। तो एक और वे ध्यान रखिए कि तीनों में तो ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज है, इसमें भी पहला ग्लूकोज है और इसमें भी ग्लूकोज है, तीनों में ग्लूकोज है। तो एक एक अणु ना ग्लूकोज हुआ। इसका दूसरा अणु आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस समय एग्जाम में आसानी से ध्यान आए, उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये तीनों तो ग्लूकोज है, लेकिन इसके साथ में जो है, जैसे आप हेक्सोज को क्रम में याद रखे थे, बस उसी क्रम में ध्यान रख लीजिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। इसमें है ग्लूकोज, इसमें है फ्रक्टोज और इसमें है ग्लैक्टोज। यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है लैक्टोज। आइए मांसल एकदम क्रम में है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तीनों में पहला अणु ग्लूकोज तो रहेगा, आपको उसको क्रम में ध्यान रखना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो ये थे डाइसैकेराइड। अब एक तीसरा प्रकार है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत बहुत सारे अणु आपस में जुड़े रहते हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है कि जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड।
इसमें बहुत सारे अणु से ये मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अब पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता कौन है? तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत है स्टार्च, और कौन सा आता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, सेलुलोज। तो बच्चों ये था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक अणु से बना है, ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 अणु से बना है, और पॉलीसेकेराइड बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो कि हेक्सोज हैं। पेंटोज में देखा जाए तो राइबोज और डिऑक्सीराइबोज है। ओलिगोसेकेराइड में मांसल शब्द ध्यान रखना है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। अब इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखें कि उसके स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट। आपके असाइनमेंट में यही पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में लिखे गए हैं। अब उसमें कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट या तो स्वाद में मीठा होगा या तो स्वादहीन होगा। अब जो स्वाद में मीठा होता है उसको कहते हैं शुगर। शुगर कैसा होता है? स्वाद में मीठा, स्वाद में मीठा होता है। अब शुगर के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, मोनोसेकेराइड हैं अब प्लस डाइसेकेराइड हैं। ध्यान रखिए, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जितने भी हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड का मतलब हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यही बस इनके नाम ध्यान रखिए, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये 3, और मांसल, डाइसेकेराइड में मांसल यानी माल्टोज, मांसल, स से सुक्रोज और लैक्टोज। ये जो हैं शुगर हैं यानी स्वाद में मीठा है। अब स्वाद में मीठा तो है, ये शुगर तो हुए, लेकिन शुगर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर। और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है कि जो स्वाद में मीठा हो गया शुगर, अब रिड्यूसिंग और नॉन स्वाद में मीठा ये पूरे हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कौन है? तो बच्चों रिड्यूसिंग शुगर में, रिड्यूसिंग शुगर हम उसको कहते हैं जो फेहलिंग विलयन, जो फेहलिंग तथा बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित करता है, अपचयित करता है करता है उसे फेहलिंग, उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं।
जैसे कि जो फेहलिंग तथा बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित कर दे उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि फेहलिंग विलियन क्या है। तो फेहलिंग विलियन बच्चों दो होते हैं। फेहलिंग भी दो कार्बनिक यौगिक का मिश्रण है, फेहलिंग ए और फेहलिंग बी। फेहलिंग ए जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, और फेहलिंग बी जो होता है वो पोटेशियम सोडियम, ये फेहलिंग ए हो गया। हालांकि इतना डिप में वो नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूँ। फेहलिंग ए हो गया कॉपर सल्फेट, और फेहलिंग बी हो गया पोटेशियम सोडियम C4H4O6 इंटू 4H2O। इसको कहते हैं पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। इसको क्या कहेंगे, नाम बोल रहे हैं पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। ये फेहलिंग ए हो गया और ये हो गया फेहलिंग बी। ध्यान रखिए C4H4O6 इंटू 4H2O है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। फेहलिंग ए किसको कहेंगे, कॉपर सल्फेट को। तो जो फेहलिंग तथा बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित करता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं करता है, जो यानी फेहलिंग विलियन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करता है, पूरा वो सेंटेंस आप इससे लिख लीजिएगा कि वैसे शुगर जो फेहलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करता है उसे हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके अंतर्गत कौन आ जाता है, इसका उदाहरण ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में केवल सुक्रोज आता है। कौन आता है, सुक्रोज। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे शुगर में हम सब लिखें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये वाला जो है ये केवल नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी के जो भी सब हैं इसमें, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, ग्लैक्टोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, ये सब क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर हैं। कोई दिक्कत, आप एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो ये थे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फेहलिंग विलियन में फेहलिंग ए कॉपर सल्फेट, फेहलिंग बी पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, इस प्रकार से है। जो बेनेडिक्ट विलियन भी है वो है सोडियम कार्बोनेट और एक है सिट्रेट और कॉपर सल्फेट, इसका मिश्रण होता है। तो ये फेहलिंग और बेनेडिक्ट है। अब हम एक एक करके यहाँ पर ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, ग्लैक्टोज को विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ से ग्लूकोज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप अपने असाइनमेंट को यहाँ तक पहले कर लीजिएगा। इसके बाद आपका सेकंड पेज वहाँ पे शुरुआत होता है ग्लूकोज का। हम एक विस्तृत हम लोग अब लेकर चलेंगे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब पहले पूछ देता है कि इसकी संरचना को हम लोग देखें, फिर इसका जल अपघटन कैसे निर्माण होता है, और 3 से अभिक्रिया अध्ययन करना है। अगर देखें कार्बन 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 कार्बन, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें सबसे पहले आप लगातार 3 तरफ, एक तरफ OH कर दें 3, फिर विपरीत दिशा में OH कर दें, फिर इसके विपरीत OH, और फिर यहाँ पे एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड है। आप देखिए ये एल्डिहाइड समूह है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। बाकी अगर इसके बंध को संतुलित करेंगे तो 1, 2, 3, एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, अब विपरीत दिशा में हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या हो गया, CHO, सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए CHOH, 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 तो ऐसे कितने हैं, 1, 2, 3, 4।
तो हम 4 को लिख दे रहे हैं CHOH4। और फिर लास्ट वाला देखें तो CH2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हमने लिख दिया CH2OH। तो ये फार्मूला बल्कि आसान है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में CH2OH नीचे है और ऊपर है CHO और ये 6 कार्बन हो गए। देखिए 1 और 4 और 1 5 और 1 6। अब इसका एक चक्रीय संरचना जिसको हम हैवर्थ संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवर्थ। हैवर्थ में क्या होता है, इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से ये बन रहा है। जैसे यहाँ पर हम पहले ऑक्सीजन रखे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 1 जो होता है ऊपर है। यहाँ पर C। देखिए ऑक्सीजन से शुरुआत करके 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो हम संरचना में लास्ट वाला जो रखे हैं उसके ऑक्सीजन को मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप OH कर दीजिए और इसमें नीचे OH कर दीजिए, एक ऊपर एक किनारे पर और एक पर नीचे। बाकी में जस्ट इसके साथ में अल्टरनेट क्रम में, ये ऊपर हुआ है तो इसमें नीचे, और फिर इसमें नीचे हुआ है तो इसमें ऊपर OH हो गया। यहाँ पर CH2OH। अब बाकी के जगह पे हाइड्रोजन, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, ऊपर भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके असाइनमेंट में भी फिगर बना हुआ है, लेकिन किस क्रम में बना हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है। पहले हम कैसे बनाए हैं इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, आसानी से बन सकता है। आप ऊपर देखिए जैसे हम बनाए हैं उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, हैवर्थ संरचना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि एक क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का निर्माण बतावें। ये महत्वपूर्ण 5 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क्स। क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में देखिएगा। ये क्वेश्चन है ग्लूकोज का निर्माण बतावें, निर्माण बतावें। और कहा गया है कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्न से कराया गया है। अब वो निम्न कौन कौन से हैं? तो बच्चों इसमें 3 चीज़ दिया है। A नंबर हाइड्रोजन आयोडाइड, B नंबर ब्रोमीन जल और तीसरा C नंबर है HNO3। तो सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण हम कैसे करते हैं? तो बहुत इजी है। सुक्रोज आपको पता है कि कैसे बना हुआ है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। मांसल हम वहाँ पे देखे हैं, मा से माल्टोज, स से सुक्रोज, ल से लैक्टोज। तो स बीच में आ रहा है तो ग्लूकोज, और उधर से लिखेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज, तो बीच वाला फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है। तो सुक्रोज का जब हम जलीय अपघटन कराते हैं तनु HCl या तनु H2SO4 के उपस्थिति में, तनु होना चाहिए। अब सुक्रोज का सूत्र, चीनी का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, C12H22O11। इसका हम जलीय अपघटन कराते हैं, यानी जल इसमें लिए, और यहाँ पर हमने तनु HCl
या तनु H2SO4 ले लेंगे, वो एक अभिकर्मक की भांति कार्य करेगा। तो इसमें देखिए ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा। एक अणु होगा C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। अब प्लस यही सूत्र होगा C6H12O6, लेकिन ये है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज की भी अभी हम संरचना देखेंगे, लेकिन फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। आप जोड़ेंगे तो कार्बन देखिए, कार्बन 6 और 6 12, लेकिन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर, अब 12 हाइड्रोजन यहाँ पे 24 हो गया। तो यहाँ पर तो 22 है, तो 22 है तो 2 यहाँ भी तो हाइड्रोजन है ना, तो 12 2 24, सॉरी 22 2 24 हो गए, 12 12 24। अब यहाँ पर 11 ऑक्सीजन है, एक ये है, तो आप 11 1 12, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, ये भी 12 हो गए। तो ये पूर्णतः संतुलित रूप से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज, ये क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज का जब जलीय अपघटन कराते हैं तनु HCl या तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज भी मिल जाता है और फ्रक्टोज भी मिल जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है 3 अभिक्रियाएं कह रहा है कि यदि हम ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का सूत्र हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे CHO और CHOH और इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया और ये है CH2OH, बहुत इजी है। इसका हम HI हाइड्रोजन आयोडाइड, अब हाइड्रोजन आयोडाइड एक प्रबल अपचायक की भांति कार्य करेगा और पूरे को अपचयित करके, ये एल्डिहाइड है तो इतना प्रबल अपचायक के रूप में है कि इसको एल्केन में बदलेगा। सीधे कई स्टेप पहले इसके सारे ऑक्सीजन को निकालने की क्षमता है इसके अंदर। तो आप सिर्फ इसमें जितना कार्बन है उसी के अनुसार एल्केन बन जाता है। तो इसमें कार्बन देखें 1 और 4, यहाँ पे 4 से मिले 4 1 5 1 6, तो 6 कार्बन एक, जैसे हम इसको संतुलित करेंगे लेकिन 6 कार्बन है, 3 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 और 4 1 और 4 5 और 1 6। अब इसके बंध के अनुसार यदि हम संतुलित करें तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 और फिर CH3, इसी को लिखे हैं, सभी एल्केन में हो गए। अब इसमें 6 कार्बन है, आज सीधी श्रृंखला में है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन। क्या कहेंगे? नॉर्मल हेक्सेन, यानी कि इसी को लिखा गया है N हेक्सेन, N हेक्सेन। अब इसको आप एक लाइन में भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, तो कार्बन की संख्या 6, तो 6 दूना 12 2 14। आप जोड़ेंगे तो कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7 2 9 9 और 2 11 और 3 14, तो C6H14, यह नॉर्मल एल्केन हो गया। आप सीधे इसको भी सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, जो आपको बच्चों इजी लगे। मैं यहाँ पे सभी ये पार्ट बता दिया हूँ, 6 कार्बन के रूप में, फिर इसको दर्शा दिए, या आप सीधे C6H14। अब C6H14 एल्केन का सूत्र ध्यान हो रखना है, CnH2n+2, CnH2n+2 से अगर 6 कार्बन है तो 6 में 2 गुने 6 किए तो 12, 12 2 14 हो गया। तो ये आपका, क्योंकि ये HI एक प्रबल अपचायक है। ये रिएक्शन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा जो इसमें B रिएक्शन दिया हुआ है वो इस प्रकार से है, CHO, फिर वही लिख रहे हैं CHOH4 और CH2OH, और इसकी क्रिया कराया गया है ब्रोमीन जल Br2
जल से, जलीय है, जल इसमें उपयोग हुआ है। तो सिंपल से ब्रोमीन जो है एक प्रबल आक्सीकारक है। अब बहुत ज़्यादा आक्सीकारक तो नहीं, लेकिन एक आक्सीकारक की भांति सबसे प्रबल आक्सीकारक तो आपका फ्लोरीन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन है। तो वो क्या करता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को एसिड में बदल देता है, बाकी ज्यों का त्यों रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो CHO जो होता है COOH में बदल जाता है, अब बाकी जो है CHOH4 और फिर ये हो गया CH2OH। आक्सीकारक है, चूँकि जलीय है तो आवश्यकता अनुसार यहाँ से ऑक्सीजन वो लिया हुआ है। आक्सीकारक है ना, तो दूसरे को आक्सीकृत करेगा, स्वयं अपचयित हो जाएगा। तो स्वयं अपचयित आक्सीकारक का मतलब दूसरे को आक्सीकृत, यानी ऑक्सीजन उसे देगा। ऑक्सीजन देगा कहाँ से, चूँकि जलीय है तो ये वाला ऑक्सीजन उसको दे दिया है। इसमें क्या निकल रहा है इस पर नहीं मतलब है आपको, इसका देखिए बस ये ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड बदला है COOH में, और इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। नाम ध्यान रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तीसरा एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है C कि यदि हम ग्लूकोज की अभिक्रिया यानी CHOCHOH4 और ये है CH2OH, इसकी क्रिया हम HNO3 किससे कराए हैं, HNO3 से। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो है एक कंसंट्रेटेड है यानी सांद्र है, तो सांद्र अगर है तो ये बहुत प्रबल आक्सीकारक की भांति कार्य करेगा, बहुत ज़्यादा। ये इतना ज़्यादा प्रबल आक्सीकारक है कि एल्डिहाइड को भी ये आक्सीकृत कर देगा एसिड में, और एल्कोहल को भी, ये जो पार्ट है इसको भी आक्सीकृत कर देगा एल्कोहल अम्ल में। तो ऊपर वाला भी यहाँ पर जो पार्ट है COOH, बीच वाला ज्यों का त्यों रहेगा CHOH4 और नीचे वाला भी COOH, और इसको कहते हैं साइक्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, साइक्रिक एसिड। बच्चों ये तीनों रिएक्शन को आप एक बार अपने से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आ गया तो 5 नंबर लगेगा कि यार एक बार देख लिए होते, एक बार अच्छे से अगर रिपीट कर लिए होते, 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। तो बच्चों एक बार इसको ज़रूर, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान रखते हुए उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज का भी सूत्र है C6H12O6, लेकिन इसमें जो समूह होता है वो कीटोनिक समूह होता है, और इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर देखा जाए तो इसमें भी OH 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 OH, फिर यहाँ पे OH, वही है OH। लेकिन अब कीटोन को हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, कीटोन तो कभी भी रहेगा, बीच में रहेगा। अब बीच में रहेगा तो कीटोन समूह हम यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे देखें जो कहते हैं OH और H। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो इसमें ये कीटोनिक समूह है। अब कीटोनिक समूह है, अगर इसको मुझे संरचना बनाना है तो देखिए ऊपर हो गया, अगर इसमें बाकी के जो है हाइड्रोजन को रख दें, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो सूत्र क्या बनेगा, CH2OH, यहाँ पे C डबल बंद O, फिर ऐसा 1 2 3, यानी CHOH इसमें हो रहे हैं 3, और फिर हो जा रहा है CH2OH, 1 3 1 4 1 5 1 6। क्योंकि ये अगर ध्यान रहेगा ना तो इसी पर
आपके जो बनते हैं कायरल कार्बन, यही वाले संख्या से निकल जाता है। इसमें 3 हुआ है तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या 3 होता है। ग्लूकोज में यहाँ पर 4 था तो कायरल कार्बन की संख्या 4 होता है। फिर कैसे होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। अगर इसका हम हैवर्थ संरचना बनाएं, हैवर्थ, तो देखें ऑक्सीजन से शुरुआत है, दोनों तरफ ऑक्सीजन से शुरुआत है और इस रूप में है। तो आप देखेंगे तो कार्बन यहाँ भी ऊपर भी CH2OH जुड़ा है और एक यहाँ भी जुड़ा है CH2OH। अब देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 है। बाकी के आप जगह पे OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है। हाँ, ये इसके संरचना के आधार पे CH2OH को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको जो है आप नीचे की तरफ भी दर्शा सकते हैं इस रूप में। जैसे एक को दर्शा दिए यहाँ पर CH2OH, एक को OH को आप एक को नीचे दर्शा दिए, एक को ऊपर। यहाँ पर हो गया OH। जब ऊपर OH किए तो इसमें भी OH ऊपर कर दीजिए, इसमें आप OH नीचे कर दीजिए। यहाँ पर H हो गया H। तो ये संरचना भी हैवर्थ संरचना है। हैवर्थ संरचना एक बार बना लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे, तो इसको भी ध्यान रखना है कि किस रूप में। एक बार जैसे मैं बनाया हूँ एक बार फिर से न हो तो देख लें किस प्रकार से है। पूछ सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। एक यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, और फिर हम यहाँ पे ऐसे किए। तो एक यहाँ पे CH2OH रख दीजिए, हाँ, एक आप यहाँ पे रख दीजिए। एक नीचे मूछे वाला जो हो गया, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक ऊपर OH जोड़ दीजिए और इसमें नीचे इसमें OH रखे तो इसमें भी OH ऊपर रख दीजिए। ये दोनों ऊपर हो गए। इसमें आप नीचे रख दीजिए OH, यहाँ पर H, यहाँ भी H, ये H। एक बार बना लीजिएगा, इजी है, कोई 1-2 बार बना लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। आप यहाँ पर देखिए कीटोनिक समूह है ये वाला, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह है। और क्या अंतर है आप देखेंगे तो कायरल कार्बन हम कहते हैं जिसमें कि चारों बंध अलग अलग जुड़े हों। तो ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, दोनों हाइड्रोजन जुड़ा है। ये वाला इसमें कार्बन खत्म है, इसका 2 बंध ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऊपर वाला भी खत्म हो गया इसके जुड़ने के कारण। तो बाकी बच गया ये। तो इसमें 3। अब कैसे आपको लगेगा कि इसमें भी OH है, ऊपर आप देखिए इतना भाग जुड़ा हुआ है, नीचे ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम क्लास में भी कर देंगे, आप इसको ध्यान रखें। जो यहाँ पर संख्या है यही है कायरल कार्बन की संख्या, कायरल कार्बन की संख्या। तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन और फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन है। इसके हैवर्थ संरचना को आप लोग एक बार बना लीजिएगा। अब देखिए कुछ ऐसे अणु हैं जैसे माल्टोज। हम तो ग्लूकोज फ्रक्टोज देखे, एक हम देख लेते हैं माल्टोज। तो इजी रूप में माल्टोज किससे बना हुआ है, तो मांसल पहला ही शब्द है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद माल्टोज के बाद सुक्रोज। अभी सुक्रोज को अगर देखें दूसरे नंबर पे है सुक्रोज। सुक्रोज किससे, हम ग्लूकोज देखे, फ्रक्टोज देखे, माल्टोज देखे, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता, सुक्रोज गन्ना में होता है,
चीनी इसी से बनता है, गन्ना में होता है। और ये बना किससे होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, किससे? ग्लूकोज, सुक्रोज के ही तो अपघटन से हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त किए थे, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो सुक्रोज का ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में 2 अणुओं के बीच, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ा हुआ है, इनके बीच कौन सा बंध होता है? जैसे आपके असाइनमेंट में बना है, जैसे ये मान लीजिए कि एक ग्लूकोज का अणु है, ग्लूकोज, और एक है फ्रक्टोज। तो इनके बीच में जो बंध होगा, इस बंध का नाम क्या है? तो इस बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोटीन में 2 अमीनो अम्ल के बीच जो बंध होता है वो पेप्टाइड बंध होता है। प्रोटीन में आप लोग पढ़े हैं 2 अमीनो अम्ल हैं, अगर अमीनो अम्ल रखे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो उनके बीच जो बंध है वो कौन सा है? पेप्टाइड। अब बहुत सारे, जैसे प्रोटीन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेप्टाइड हो जाते हैं। तो ये थे ग्लाइकोसिडिक बंध। उसके बाद यदि हम लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज, तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। दूध इसी के कारण थोड़ा सा स्वाद में मीठा होता है, दूध में पाया जाता है। और ये किससे मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ये हो गया, हम लोग सभी देखे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में देखे, फिर माल्टोज देखे, फिर सुक्रोज देखे, फिर लैक्टोज देखे। अब पॉलीसेक्राइड में कुछ की बात कर लिया जाए, जैसे अस्टार्च। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत क्या आते हैं? अस्टार्च। आपके असाइनमेंट में सब ये नाम अब एक एक करके 3rd पेज पर आप देखेंगे तो अस्टार्च है। अस्टार्च का जो मोनोमर इकाई है, ये पॉलीसेक्राइड है ना, तो मोनोमर इकाई क्या होता है? तो इसका मोनोमर इकाई अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज। अभी नाम ध्यान रखेंगे, अल्फा ग्लूकोज। और अस्टार्च किसमें पाया जाता है? तो ये अस्टार्च आप जानते हैं आलू में भी उपस्थित होता है। यह सामान्यतः जड़ तथा तना में, यह पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। यह पौधों में संग्रहित जड़ तथा तना, जड़ तथा तना, यानी आलू भी देखा जाए तो एक तना के अंतर्गत आता है, ट्यूबर है। तो पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। अस्टार्च हो गया। अस्टार्च में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज भी बच्चों पॉलीसेक्राइड है, जिसका मोनोमर इकाई जो है बीटा ग्लूकोज है। अस्टार्च का आप देखेंगे तो अल्फा ग्लूकोज है। अंतर अगर पूछ दे तो ये देखिए अल्फा ग्लूकोज, और सेलुलोज का है बीटा ग्लूकोज। आपसे पूछ देगा अस्टार्च और सेलुलोज में क्या अंतर है, तो अस्टार्च का मोनोमर इकाई अल्फा ग्लूकोज होता है, जबकि सेलुलोज का मोनोमर इकाई बीटा ग्लूकोज होता है। ध्यान रखना है। यह पौधों की कोशिका भित्ति में, पौधों के कोशिका भित्ति में पाया जाता है, पाया जाता है।
अब सेलुलोज हम लोग देख लिए। सेलुलोज के बाद एक पॉइंट है ग्लाइकोजन, पॉइंट है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को यदि देखा जाए तो इसका भी इकाई मोनोमर इकाई, मोनोमर इकाई जो होता है अल्फा ग्लूकोज ही होता है, जैसे स्टार्च में था। लेकिन स्टार्च पौधों में संग्रहित पदार्थ है, जबकि ये जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। अब आपसे ये थे ग्लूकोज के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में, सेलुलोज के बारे में। यदि आपसे पूछ दे कि स्टार्च और सेलुलोज में क्या अंतर है, तो स्टार्च में स्टार्च का मोनोमर इकाई अल्फा ग्लूकोज है, जबकि सेलुलोज का मोनोमर इकाई बीटा ग्लूकोज है। और स्टार्च जो है संग्रहित पदार्थ पौधों में है, जबकि सेलुलोज कुछ पौधों के कोशिका भित्ति में पाया जाता है। वहीं पे पूछ दे कि सेलुलोज चाहे स्टार्च तथा ग्लाइकोजन में क्या अंतर है, तो स्टार्च जो है, स्टार्च में भी अल्फा ग्लूकोज है और ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज है। लेकिन स्टार्च जो है पौधों में संग्रहित पदार्थ है, जबकि ग्लाइकोजन जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों इस प्रकार से आप, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि ग्लाइकोसिडिक बंध किस में पाया जाता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध दो कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेक्राइड अणु हैं, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच जो बंध होगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक बंध। दो कार्बोहाइड्रेट के अणुओं के बीच जो बंध बनता है उसको कहते हैं क्या चीज़, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो बच्चों यहाँ तक जो सेशन था आपका ये कार्बोहाइड्रेट का था। ये सभी ये आपके असाइनमेंट में दिया गया है। आप असाइनमेंट को एक बार रिपीट कर लेंगे तो देखिए, एक बार मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः जीवों में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CHH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट निम्न 3 प्रकार के हैं। मोनोसेक्राइड, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक अणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात जिसे और छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये हेक्सोज हैं। इसमें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज पेंटोज हैं। ओलिगोसेक्राइड, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 अणु यानी 2 से 6 अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। जिसके अंतर्गत डाइसेक्राइड जो केवल 2 अणु से मिलकर बना है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। इसके लिए मांसल शब्द, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और लैक्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन करने पर वह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाता है। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड क्या है, इसका आप असाइनमेंट भी ले चुके हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं, जिसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आ जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें शुगर, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा होता है उसे हम शुगर कहते हैं। अब शुगर के अंतर्गत कौन आ जाते हैं, मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज सब रिड्यूसिंग शुगर। वैसे शुगर जो फेलिंग तथा बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित कर दे उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर हैं, केवल सुक्रोज को छोड़कर, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सभी रिड्यूसिंग शुगर हैं। सेकंड पेज पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉन रिड्यूसिंग। वैसे शुगर जो फेलिंग तथा बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित न करे उसे हम नॉन रिड्यूसिंग, उदाहरण सुक्रोज। नॉन शुगर, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा नहीं होता है अर्थात स्वादहीन होता है उसे हम नॉन शुगर कहते हैं। इसका मैं अभी उसमें जिक्र नहीं किया था, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। अब ग्लूकोज का संरचना हम लोग आपके असाइनमेंट में अभी हम लोग वहाँ पे बनाए थे, और इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमीन जल और
HNO3 से ये अभिक्रिया किया गया है। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन। फ्रक्टोज सामान्यतः सबसे मीठा शुगर है जो कि शहद में उपस्थित होता है। ये पॉइंट हम उसमें जिक्र नहीं किए थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। माल्टोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। बाकी के इसमें जो अणु हैं ये आप देखिए ग्लाइकोसिडिक बंध है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच, और बाकी के जो है इसमें लैंग्वेज के रूप में ही हैं। कोई आप प्रोटीन इत्यादि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बच्चों इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से रहेंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग अच्छे से एकदम धैर्यपूर्वक अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।